तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। सोशल साइंस के सारी जो यूनिट्स हैं मैंने वहाँ पे पढ़ा रखी है। 12 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स लगभग अब तुमने कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली की न्यूज़ के से आपको अपडेट रहना है, तो डेली की न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो ये होती है हिंदू प्लस भास्कर पत्रिका, ऐसे कुछ करके, और पीआईबी, ऐसे कुछ करके 4-5 न्यूज़पेपर्स की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लगती है वो आपके सामने मैं लेके आती हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत पर्व मनाया जा रहा है दोस्तों। तो ये भारत पर्व क्या है? हमेशा 26 जनवरी मनाने के बाद में हम 26 से लेकर 31 जनवरी तक लाल किले पर उत्सव मनाया जाता है, जिसे भारत पर्व का नाम दिया गया है। तो यह 26 जनवरी से 31 जनवरी तक हर साल मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? लाल किले पे मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आयु संवाद। तो अपन से ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि आयु संवाद क्या है। तो सबसे पहले तो आयु संवाद, इसकी थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी। तो आयुर्वेद एवं कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़ा जन जागरूकता अभियानों में से एक है। मतलब आयुर्वेद विभाग जो है अपना, उसके द्वारा जगह जगह पे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लगभग 50 से ज़्यादा इस पे लेक्चर्स आयोजित करे जा रहे हैं, ताकि कोविड-19 के बचाव में हम आयुर्वेद को किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं उसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है। तो उसे नाम दिया गया है आयु संवाद और थीम रखी गई है मेरा स्वास्थ्य है मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। आज एक नई घटना, मतलब अच्छी चीज़ बोल सकते हैं, एस्टोनिया में हुई है। एस्टोनिया यूरोप का एक देश है। वहाँ पे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जिस तरह से न्यूजीलैंड में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ना, जेसिंडा अर्डन 2020 में, उसी तरह से एस्टोनिया में बनी है नई महिला प्रधानमंत्री। इनका नाम है काला कजास। क्या नाम है इनका? काला कजास। तो ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। खाराई ऊंट आज पेपर में आया था। तो अगर राजस्थान का तो नहीं है ये खबर, ऊंट लेकिन अपने से रिलेटेड है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये ऊंट की एक अलग तरह की नस्ल होती है जो गुजरात के कच्छ ज़िले में पाई जाती है। इसका नाम है खाराई। और इस नस्ल में विशेषता क्या होती है दोस्तों? ये ऊंट समुद्र में तैर सकते हैं। जिस तरह से हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना, कि जैसे रेगिस्तान में ऊंट तैरता है, इसी तरह से ये वाले जो ऊंट है ये समुद्र में सच में तैर सकते हैं। ठीक है। तो पहले के गुजराती लोग समुद्र को पार करने के लिए इन ऊँटों को उपयोग में लिया करते थे। और ये ऊँट क्या करते थे, जैसे समुद्र में तैर रहे हैं और यहाँ पे कोई टापू आ गया, उस टापू पे जो मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति होती थी, मैंग्रोव वनस्पति आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, दलदली क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है ना, उसको मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं। तो वो मैंग्रोव वनस्पति, ये ऊँट जैसे टापू पे पहुँचते थे तो वो मैंग्रोव वनस्पति खा लेते थे। ये उनका फेवरेट भोजन हुआ करता था। लेकिन ये अखबार में आई क्यों है ये न्यूज़ इसलिए आई है कि जो खाराई ऊँट है इनकी घटती संख्या, कुछ एक जनजाति विशेष है उनके द्वारा ही पाले जाते थे, तो अब इनकी संख्या बहुत अत्यधिक संख्या में घट रही है और 1500 से भी कम बचे हैं खाराई ऊँट। तो इसलिए ये चर्चा में है ये ऊँट की प्रजाति। तो आप याद रखिएगा खाराई ऊँट किसके लिए प्रसिद्ध है। राज्य के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से, योजना का नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना चलाई जा रही है। तो राजस्थान के किस जिले में चलाई जा रही है? सिरोही में चलाई जा रही है दोस्तों। राजस्थान के सिरोही जिले में बेटियों के लिए जागरूकता लाने के लिए, जैसे बेटी पैदा होती है तो उसकी मतलब अच्छे भविष्य की कामना के लिए एक पौधा लगाया जाता है। और मतलब ये वहाँ के पर्यावरण का संरक्षण भी करेगी, प्लस बेटियों के जन्म को भी प्रोत्साहन देगी। तो दोनों ही चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो सिरोही की सरकार है उसके द्वारा यह चलाया जा रहा है। भारत में किस स्थान पर पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया है? महिला पुलिस थाना तो हमने पढ़ा है पहली बार कि महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया, लेकिन पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया है। ये खोला गया दोस्तों उत्तराखंड में। अब ये पुलिस थाना अलग क्यों है औरों से? क्योंकि इस पुलिस थाने में दोस्तों कई बार नहीं होते हैं जो मतलब 18 साल से कम वर्ष के बच्चे होते हैं, वो कई बार गलती से अपराधों में फंस जाते हैं, या फिर उनके परिवार में
किसी से कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस थाने में उनको आना पड़ता है। तो उन लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए, घरेलू माहौल उपलब्ध करवाने के लिए, और बच्चे जो अपराधी बन जाते हैं उनको एक अलग वातावरण देने के लिए इस तरह का पुलिस थाना पहली बार भारत में खोला गया है। तो वह उत्तराखंड में खोला गया है। इसी के साथ ही उत्तराखंड के सीएम भी याद कर लेते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम का नाम है, तो इस बहाने ये नाम भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों ई इपिक क्या है? ई इपिक आपने 2-3 दिन से नाम भी सुना होगा अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं रेगुलर। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा मतदाता दिवस पर, कब मनाया था अपन ने मतदाता दिवस? 25 जनवरी को, ठीक है। मतदाता दिवस पर ई इपिक की शुरुआत करी गई। ये ई इपिक क्या है? ई इपिक हमारा डिजिटल पहचान पत्र है। जिस तरह से हमारे पास अभी जो पहचान पत्र की मतलब पहचान पत्र होता है हाथ में, उसी तरह से अब इसकी ज़रूरत, मतलब ये जिसके पास भी है प्रतिलिपि वाला, इस तो ये लोग जिनके पास भी अपना पहचान पत्र बना हुआ है, ये लोग ई इपिक पहचान पत्र भी, मतलब डिजिटल पहचान पत्र भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब अपलोड करवा सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्या होगी कि अगर हमारे पास ये वाला पहचान पत्र नहीं भी हो तो भी हम इस पहचान पत्र को दिखा के, ई इपिक को दिखा के सेम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसा कि हम जो कागज़ वाला पहचान पत्र होता है उससे उठाते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो ये पेपर वाला पहचान पत्र है इसको हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल में ई इपिक डाउनलोड करके रख लेंगे और जब भी ज़रूरत होगी हम इसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो हमारा निर्वाचन आयोग डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है और इसने कई सारी ऐसे पहले करी है जिससे हम ज़्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं। जैसे कि इस बार के निर्वाचन में इस बार के निर्वाचन में जो लोग दूर रहते हैं उनसे ऑनलाइन माध्यम से चुनाव में भी भाग लेने की उन्हें छूट दी गई थी। और आगे भी ये बोला जा रहा है कि आगे भी हम जो हमारे प्रवासी लोग होते हैं उनको इस तरह से ऑनलाइन वोटिंग करवाने के लिए मतलब नई योजना ला रहे हैं। और इस बार के चुनाव में भी ऐसी योजना लाई गई थी और इसी तरह से अब ई इपिक लाया गया है। ये सब चीज़ें डिजिटलीकरण की ओर हमारे निर्वाचन आयोग को लेके जा रही है, मतलब हमारा निर्वाचन आयोग डिजिटल होता जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये न्यूज़ मैंने आपको कल परसों भी पढ़ाई थी। ये कहाँ खोला जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद के साणंद में। तो ये दोस्तों साणंद में खोला जा रहा है। ये न्यूज़ मैं आज फिर से क्यों लेके आई हूँ कि मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला जाएगा, साणंद में खोला जाएगा। ये नहीं बताया था कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है। तो हमारे लिए ये भी समझना ज़रूरी है दोस्तों। यह एक ऐसा पार्क होता है जो कई सारी भूमि पर फैला होता है और उसमें कि उस राज्य की जितने भी कारखाने होते हैं जिनमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनको मतलब उनको वहाँ से एक्सपोर्ट करने की सुविधा होती है। मतलब यहाँ पे हमें सभी प्रकार की परिवहन प्रणाली उपलब्ध होती है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो रेलवे हो, है ना, सड़क हो, कैसे भी मतलब सब प्रकार की परिवहन प्रणाली हमें इस पार्क में उपलब्ध होंगी। और हम कहीं से भी अपना सामान बनाकर लाते हैं इस लॉजिस्टिक पार्क में और यहाँ से आसानी से देश के विभिन्न हिस्सों में भेज सकते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाता है। और ऐसा ही अब सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? यह बनाया जा रहा है गुजरात में। और गुजरात में कौन इसको बना रहा है? तो गुजरात सरकार प्लस अडानी पोर्ट प्लस सेज, वहाँ के सेज, ये तीनों मिलकर इन्होंने एक MOU साइन किया है। ये तीनों मिलकर ये पार्क बना रहे हैं। 50 एकड़ की लंबाई में होगा। 4.6 किलोमीटर का इसमें रनवे बनाया जाएगा, मतलब एयर कार्गो विमान की सुविधा। एयर कार्गो विमान क्या होते हैं? वो वाले प्लेन जो सामान को लाने ले जाने का काम करते हैं ना, वो वाले। और रेल और सड़क कनेक्टिविटी सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक दोस्तों V5 क्लब आज चर्चा में था, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं V5 क्लब होता क्या है। V5 क्लब विश्व में वैक्सीन उत्पादक देशों का एक ग्रुप है। इसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भारत शामिल हो गया है। विश्व के वो बड़े देश जो वैक्सीन को बड़ी मात्रा में उत्पादित कर रहे हैं और अन्य देशों को निर्यात करने की क्षमता भी रखते हैं, वो कहला रहे हैं V5 देश। और अब तक इसमें 4 देश थे, अमेरिका, UK मतलब ब्रिटेन, रसिया और चाइना, और अब इसमें भारत भी शामिल हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत इन देशों से मुकाबला कर रहा है और हम अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों क्योंकि 26 जैन को हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, तो संविधान से रिलेटेड बहुत सारी बातें पेपर में आ रही हैं। कुछ मैंने आपको पढ़ा दी थी, थोड़ी सी आज और देख लेते हैं। तो ये बातें तो नॉर्मल जनरल नॉलेज की होती है, पेपर में आती ही रहती है ना।
तो संविधान के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में 2000 जब नहीं, यहाँ से नहीं, एक मिनट, हाँ, हमारा जो संविधान है वो हाथ से लिखा गया है। मतलब संविधान पहले जैसे बना दिया, फिर उसकी हाथ से एक प्रति तैयार करवाई गई थी, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो वो हाथ से प्रति जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुतों बार पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और ये दोस्तों इटालियन मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी थी। और जो लिखने का टाइप था, मतलब किस तरह से लिखी थी, तो वो लिखी थी इटालियन में। इटालियन आप देखते हो ना, व्हाट्सएप पर भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इटालियन मतलब ऐसे टेढ़े टेढ़े अक्षर जो लिखे होते हैं, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, तो ये टेढ़े अक्षर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं इटालियन। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग थी इनकी। तो इनको चुना गया था अपना संविधान को हाथ से लिखने के लिए। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे जिन्होंने हमारे संविधान को हाथ से लिखा था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से लिखा था। जब संविधान का ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में, जब संविधान का मतलब पहले हमारा संविधान बना लिया गया, फिर उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, हम संविधान के वाचन पढ़ते हैं ना कि संविधान के कितने वाचन हुए थे, तो वो हम ऐसे चेक करते थे कि भाई सबको पढ़ पढ़ के एक एक अनुच्छेद सुनाते थे, सबसे आपत्तियां पूछते थे, सब लोग अपने सुझाव देते थे, है ना। तो ऐसे करते करते जब अंतिम रूप हमने दिया तो उसमें 2000 से ज़्यादा संशोधन हम लोग कर चुके थे। इतने दिन मतलब इतनी मेहनत के बाद हमने संविधान बनाया था। तो संविधान बनाने में फिर कुल समय हमको कितना लग गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया। कुल खर्चा कितना आया था? 64 लाख रुपए का कुल खर्चा आया था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। संविधान की जो मूल प्रतियां हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की, वो भारतीय संसद की लाइब्रेरी में, जो भारतीय संसद की लाइब्रेरी है उसमें रखी गई हैं। हीलियम से भरा एक केस है, उसमें ऐसे एक कांच का बक्सा है दोस्तों, उसमें ऐसे रखी गई हैं। और ये हीलियम इसलिए इसमें भरा गया है ताकि वो प्रतियां 1000 सालों तक खराब नहीं होंगी, वरना तो कागज़ खराब हो जाता है ना, लेकिन वो वैसे के वैसे सुरक्षित रहेंगी। जो दोस्तों संविधान जब शुरू में बना था तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही थे और अनुसूचियाँ भी 10 ही थी, मतलब 9 ही थी, 8 ही थी। ठीक है, अब संविधान में वर्तमान में भाग तो शुरू से ही 22 थे, तो 22 भाग 448 अनुच्छेद, कितने? 395 थे पहले, अब 448 अनुच्छेद प्लस 12 अनुसूचियां हमारे यहाँ पे हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? 22 भाग 448 अनुच्छेद प्लस 12 अनुसूचियां। और संविधान का जो अंतिम ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था वो किस दिन हो गया था? संविधान हमारा पूरा बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन हमने लागू कब किया था? बहुत सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो कुछ 26 नवंबर को भी लागू कर दिए गए थे, लेकिन टोटली पूरा संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसी की याद में हम रिपब्लिक डे हमारा मनाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिन भी दोस्तों को इनकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।